नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इतिहास का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक आंतरिक भाव होता है, एक आंतरिक भावना होती है जो किसी भी देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। इंटरनल जो फीलिंग होती है, ये आंतरिक फीलिंग होती है जो देश के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखती है या एकता बनाए रखती है। ये जैसे इंडिया के जो लोग हैं उनको इंडियन होने की जो फीलिंग है वो बांधे रखती है, चाहे वो राजस्थान का हो या गुजरात का हो, किसी भी स्टेट का लोग हो, लेकिन उनको एक बनाए रखने में कौन सी भावना काम करती है कि हम सभी भारतीय हैं। तो फ्रेडरिक सोरू फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार बनाया जिसे जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र नाम दिया। एमसीक्यू में आ जाता है बहुत सी बार, जनतांत्रिक और सामाजिक जो गणतंत्र है वो याद रखना। तो इसके द्वारा जो पहला चित्र, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पहला जो चित्र है उसमें यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता की देवी की वंदना करते हुए एक लंबी कतार के माध्यम से दिखाया गया है। स्वतंत्रता की देवी क्या होती है? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में, उसमें स्वतंत्रता को एक महिला का रूप दिया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। और इसकी एक हाथ में मशाल है जो किसको इंडिकेट करती है? ज्ञान का उदय हो चुका है। दूसरे हाथ में जो अधिकारों का घोषणा पत्र है, मनुष्य या आदमी का जो घोषणा पत्र है अधिकारों का, दूसरे हाथ में इसने ले रखा है। प्रतिमा के सामने ही निरंकुश संस्थाएं जो होती है उनके टूटे हुए अवशेष हमारे को देखने को मिलते हैं। निरंकुश संस्थाएं जैसे राजाशाही, ठीक है, राजा लोग, उनके मुकुट पड़े हुए हैं, उनकी जो जंजीरें हो गई या उनकी जो हथकड़ियाँ वगैरह है वो पड़ी हुई है। फ्रेडरिक सोरू के कल्पना दर्श में या यूटोपिया में सभी देशों के जो लोग हैं उनको अलग अलग करने के लिए उनकी राष्ट्रीय पोशाक, झंडा है, उसके माध्यम से उन्हें दिखाया गया है। इसमें सबसे आगे, मूर्ति से भी आगे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं जो राष्ट्र राज्य बन चुके थे। मतलब जो स्वतंत्रता की देवी है उसमें सबसे आगे जो लोग हैं वो कहाँ के हैं? अमेरिका और स्विट्जरलैंड के, जो पहले से ही राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस अभी प्रतिमा के पास पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा पकड़े हैं। तो याद रखना, जर्मनी का जो झंडा है वो कौन सा है? काला, लाल और सुनहरा। उसके बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस आदि है। और ऊपर से जो अप्सराएं या जो ईसा मसीह या उनके जो संत है ना, इन्हें इस दृश्य को देख रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वो यूरोप में 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ताकत बनकर उभरी जिसके तहत अनेक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो राष्ट्र है वो क्या है। अर्नस्ट रेनन के अनुसार जो राष्ट्र है वो क्या है। अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इनके द्वारा 1882 में साबोन विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दिया जो बाद में राष्ट्र क्या है नामक निबंध के रूप में छपा। याद रखना, राष्ट्र क्या है। अन्य लोगों के अनुसार राष्ट्र, जो अन्य लोग हैं वो राष्ट्र किसे मानते हैं? तो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से राष्ट्र बनता है। अन्य लोगों का मानना है कि जो राष्ट्र है वो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। जबकि अर्नेस्ट रेनन का क्या मानना है कि जो राष्ट्र है वो लंबे प्रयासों, त्याग, बलिदान तथा निष्ठा, शौर्य, वीरता वाले अतीत महापुरुषों के नाम तथा गौरव से बनता है। ये अर्नेस्ट रेनन की परिभाषा है। आ जाती है बहुत सी बार एग्जाम में, तो याद रखना अर्नेस्ट रेनन की क्या परिभाषा है और अन्य लोगों की क्या परिभाषा है। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में सबसे पहले जो राष्ट्रवाद है वो यूरोप में आया और यूरोप में भी सबसे पहले इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ पे हुई है? फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हुई है। तो राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति सर्वप्रथम 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में हमें देखने को मिलती है। फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से निरंकुश राजा की सत्ता को समाप्त कर नागरिकों में सत्ता स्थानांतरित की। देखो, फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ का राजा था उसको हटाया गया और उसकी जो सत्ता है लोगों के अंदर आ गई थी। सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए। जो यहाँ के जो लोग थे उनमें एकता की भावना बनाने के लिए वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए। उनमें से पहले देखिए, पितृभूमि, ला पेत्री और नागरिक, ले सिटियोन की भावना पर उनके द्वारा बल दिया गया। उनके द्वारा पितृभूमि और नागरिकों की जो भावना है उस पर बल दिया गया। सभी को संविधान के माध्यम से समान अधिकार दिए। संविधान के माध्यम से सभी को क्या दिए? समान अधिकार दिए। इसके अलावा राजा के ध्वज की जगह फ्रांस का तिरंगा जो झंडा है वो अपनाया गया।
राजा का ध्वज हटा दिया और अब वहाँ पे क्या अपनाया गया, तिरंगा अपनाया गया, 3 रंग वाला झंडा अपनाया गया। एस्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। जो पहले एस्टेट जनरल हुआ करती थी, जो टैक्स वगैरह लगाने का काम करती थी, उसकी जगह क्या कर दी, नेशनल असेंबली कर दी। और इसका जो चुनाव था वो किसके माध्यम से किया जाता था, सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाता था। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची, सप्ते ली तथा शहीदों का गुणगान किया गया। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए तथा एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। सभी जो नागरिक है वो कानून के समक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जो सेंटर के द्वारा चलाई जाती थी। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए। जो बहुत सारे पहले आयात निर्यात शुल्क लगा करते थे फ्रांस में, वो समाप्त कर दिए। माप तोल की एक समान व्यवस्था की। पहले हम देखते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर माप तोल का जो इकाइयाँ वो बदल जाती थी, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा हो तो। और इसके ये सारी इसने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। फ्रेंच भाषा जो है उसको बढ़ावा दिया, जबकि जो वहाँ की लोकल बोलियाँ होती थी उनको क्या किया गया, कम किया गया। फ्रांसीसी क्रांतियों ने संपूर्ण यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाने की घोषणा की। अब ये क्या चाहते थे कि फ्रांस को तो हमने मुक्ति दिला दी निरंकुश राजाओं से, अब हम पूरे यूरोप के जो लोग हैं उनको क्या दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। तो 1700 अब इसके तहत क्या हुआ, फ्रांस की ये जो घटनाएं हो रही थी ये पूरे यूरोप में तेजी से अलग अलग शहरों में फैलने लग जाती है। और लोग अलग अलग शहरों में लोगों के द्वारा जैकोबियन क्लब बनाने लग जाते हैं। सारे लोगों ने जैकोबियन क्लब बना लिए। 1790 में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में गई ये सेना। और इस तरह युद्ध के माध्यम से इनके द्वारा राष्ट्रवाद का जो विचार है उसको फैलाया गया। नेपोलियन ने प्रजातंत्र को समाप्त कर वापस राजतंत्र स्थापित किया और इनके द्वारा अनेक प्रशासनिक सुधार किए। जो नेपोलियन है इसके द्वारा बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। इनमें से पहला हम देखते हैं नेपोलियन संहिता। याद रखना, बहुत सी बार एग्जाम में आता है, लगभग हर बार आता है एग्जाम में। नेपोलियन संहिता क्या थी, तो नेपोलियन संहिता या इसे अपन 1804 की नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। दोनों याद रखना, एग्जाम में दोनों आ सकते हैं। तो ये क्या थी, इसमें क्या किया गया, जो जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए। जो लोग जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए। कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। कानून के सामने चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। संपत्ति का जो अधिकार था वो लोगों को दिया गया कि आपकी संपत्ति आपकी है और ये सेफ रहेगी। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पहले सामंत हुआ करते थे, जैसे राजा और जनता को जोड़ने वाले जो लोग होते थे वो सामंत होते थे। तो सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी। किसानों को भूदासत्व, जो भूदास बनाए जाते थे पहले, उनसे तथा जागीरदारी जो शुल्क लिए जाते थे उनसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। शहरों में श्रेणी संघों को हटा दिया गया। श्रेणी संघ क्या होता था, शहरों में गिल्ड सिस्टम बने होते थे, श्रेणी संघ बने होते थे। अगर आपको जैसे कोई भी जो कलाकार है, जैसे उसने मूर्तियां बनाई तो वो डायरेक्ट लोगों को नहीं बेचता था, श्रेणी संघों को शहरों में बेचता था। फिर वो जो श्रेणी संघ है वो लोगों को बेचते थे। तो एक तो जो श्रेणी संघ वाले जो लोग थे वो लोगों से बहुत ही कम रेट में चीज़ें खरीद लिया करते थे, तो इन लोगों को इतना मुनाफा नहीं हुआ करता था। तो ये जो श्रेणी संघ है वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। एक समान कानून, मानक भार तथा मापतोल और एक राष्ट्रीय मुद्रा इनके द्वारा लाई गई। कई शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत स्वतंत्रता को तोहफा देने वालों की तरह किया गया। लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी रही, जैसे इसके द्वारा बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होती है, अगर आपको कुछ भी छापना है ना तो वो पहले रिव्यू किया जाता है। उसको पहले एक डिपार्टमेंट होता था, उसके द्वारा रिव्यू किया जाता था और बाद में वो छाप सकते थे। आप बिना कुछ भी मतलब बिना अनुमति के आप कुछ भी छाप नहीं सकते पेपर में, या लिख नहीं सकते, किताब नहीं छाप सकते। इसके अलावा फ्रांस की सेनाओं में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया गया। जो पूरे यूरोप को जीतने का जो सपना था उसका, नेपोलियन का, तो उसके द्वारा क्या किया गया, ज़बरदस्ती उसके द्वारा सेना में भर्ती की गई। तो आज के टाइम पे जिस तरीके के हमें यूरोप में राष्ट्र राज्य देखने को मिलते हैं, जैसे इटली, जर्मनी और जो स्विट्जरलैंड है, तो 18वीं शताब्दी के मध्य में हमें इस तरीके के जो राष्ट्र राज्य या जो देश है वो देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो एरिया था ये बहुत सारी राजशाहियों, डचियों तथा कैंटीनों में बटा हुआ था, जिनके अपने अपने स्वतंत्र राजा हुआ करते थे। अधिकतर इन इलाकों में रहने वाले जो लोग थे वो एक समान पहचान के नहीं थे, एक समान संस्कृति के नहीं होते थे। ये जो
लोग थे ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जाति समूह के ये लोग हुआ करते थे, परंतु इन सबको एकता के सूत्र में बांधने का जो काम करता था वो था सम्राट के प्रति इन सबकी निष्ठा। इन सबकी सम्राट के प्रति निष्ठा इनको एकता के सूत्र में बांधती थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे यूरोप में आता है? तो कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। यूरोप में कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इनमें बहुत सारे क्षेत्रीय विभाजन थे। इन लोगों के पास गांवों में जमीन हुआ करती थी और शहरों में हवेलियां थी। ये राजनीतिक और उच्च वर्गों से बातचीत में फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये लोग आपस में एक दूसरे से विवाह संबंधों के माध्यम से जुड़े हुए थे। जो जनसंख्या थी उसमें अधिकतर जो लोग थे वो खेती किया करते थे। पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने तथा व्यापार में वृद्धि होने के कारण शहरों का उदय होने लग जाता है, और औद्योगिकरण जैसे ही बढ़ा, उद्योग धंधे जैसे ही बढ़े, तो एक नया वर्ग हमें देखने को मिलता है, एक सामाजिक वर्ग देखने को मिलता है, मजदूरों वाला, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के जो लोग थे वो इसमें आते थे। मध्यम वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग आते थे। तो एक औद्योगिकरण के कारण एक नया वर्ग हमें देखने को मिलता है जो था श्रमिक और मध्यम वर्ग। कुलीनों के जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त करने की जो बात थी ये मध्यम वर्ग वालों ने की थी। तो इसके पश्चात कुलीनों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे वो शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों में ही सर्वप्रथम लोकप्रिय होते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? जो उदारवादी राष्ट्रवाद था उसके क्या मायने थे? तो उदारवादी जो शब्द है वो लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। तो लिबरलिज्म क्या है? जो लिबरलिज्म है वो लैटिन भाषा की लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फ्री या आज़ाद। ठीक है, तो याद रखना बहुत सी बार आ जाता है कि जो लिबरलिज्म है वो लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है? लिबर, और जिसका मतलब क्या होता है? आज़ाद। तो उदारवाद, मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद क्या था? अगर हम बात करें तो उदारवाद व्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर बल देता है। कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो लोग हैं सभी को समान मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। राजनीतिक रूप से सरकार सभी की सहमति से बने। राजनीतिक रूप से उदारवाद क्या था? ये लोग चाहते थे कि जो सरकार है वो सभी की सहमति से बने। पादरी और शासक वर्ग पादरी और जो शासक होते थे उनके जो विशेषाधिकार थे उनकी समाप्ति के पक्ष में ये लोग थे। सरकार संसदीय प्रतिनिधि तथा संविधान के माध्यम से चले। जो सरकार है वो संसदीय प्रतिनिधि या तथा संविधान के माध्यम से चलनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में ये लोग चाहते थे कि जो बाजार तथा वस्तु है उनके आवागमन पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो। पहले क्या होता था? जो बाजार होता था या जो वस्तु होती थी उनकी रेटें फिक्स कर दी जाती थी शासकों द्वारा, या जो राज्य होता था उसके द्वारा फिक्स कर दी जाती थी। तो ये क्या चाहते थे कि जो इकोनॉमिक के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में जो बाजार तथा जो वस्तुएं है उन पर सरकार का नियंत्रण हट जाए। जो नेपोलियन था उसके द्वारा जर्मनी में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। पहले जर्मनी जो था वो 300 से भी ज़्यादा छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया इसके द्वारा, और जो नापतोल की इकाइयाँ थी उसको एक समान किया गया। पहले जो नापतोल की इकाई थी वो अलग अलग हुआ करती थी, अलग अलग जो एरिया था वहाँ पर अलग अलग हुआ करती थी, तो उनको हटाकर सबको एक समान किया। और जोल्वेराइन एक शुल्क संघ था जो 1834 में प्रशा की पहल पर बनाया गया था। इसके तहत जो मुद्राएं होती थी, पहले बहुत सारी मुद्राएं हुआ करती थी, उनको हटाकर केवल 2 मुद्राएं कर दी। पहले 30 से भी ज़्यादा मुद्राएं थी, उनको कम करके कितनी कर दी? केवल 2 मुद्राएं कर दी। इसके साथ साथ रेलवे को बढ़ावा दिया गया, जिससे गतिशीलता बढ़ी। गतिशीलता बढ़ाने के लिए रेलवे को बढ़ावा दिया गया। इस तरीके से यहाँ के जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की लहर जागृत हुई। अब देखते हैं तो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, और ये किस किस के बीच हुआ था? नेपोलियन और ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। अब जैसे ही नेपोलियन की हार होती है तो यूरोप में जो अधिकतर सरकारें हैं वो रूढ़िवादिता से प्रभावित होने लग जाती है। रूढ़िवादिता क्या होती है? रूढ़िवादिता के अंतर्गत जो लोग हैं वो समाज में धीरे धीरे बदलाव पर जोर देते हैं, ना कि एकदम से। मतलब ये लोग चाहते थे कि समाज में तेजी से बदलाव ना हो और जो बदलाव है वो धीरे धीरे हो।
और ये क्या चाहते थे कि जो राजतंत्र है वो वापस से स्थापित हो, जो नेपोलियन ने हटा दिया था। इसके अलावा चर्च सर्वोच्च रहना चाहिए, चर्च ही सर्वोच्च रहना चाहिए। सामाजिक ऊंच नीच रहनी चाहिए, जो समाज है उसमें ऊंच नीच बनी रहनी चाहिए। और ये लोग चाहते थे कि इंडिविजुअल जो संपत्ति है उस पर अधिकार होना चाहिए। अब देखो, नेपोलियन को जो हराने वाला जो ग्रुप था, जिसमें ब्रिटेन, प्रसा, रूस तथा ऑस्ट्रिया थे, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में समझौते के लिए मिलते हैं। और इस जो ये सम्मेलन था, ये किसकी इसकी अध्यक्षता की गई थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इस सम्मेलन में निकल के आती है वियना की संधि, 1815 की वियना की संधि। ये संधि क्या थी? देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय हटाया गया जो बुर्बो वंश का जो शासक था, उसको ये लोग पुनः सत्ता में ले आए। हमने देखा था फ्रांस की क्रांति के समय जो बुर्बो वंश का अंतिम शासक था लुई 16, उसको हटा दिया गया था। तो वापस से ये लोग बुर्बो वंश के जो शासक था उसको वापस से सत्ता में ले आए, इसको राजा बना दिया। ये फ्रांस से वो सभी क्षेत्र छीन लिए जो नेपोलियन ने जीते थे। नेपोलियन के द्वारा जीते गए सभी क्षेत्र फ्रांस से छीन लिए। और फ्रांस भविष्य में विस्तार न कर पाए, भविष्य में आगे अपनी सीमा को न बढ़ा पाए, इस कारण उसकी सीमाओं पर अनेक राज्य बना दिए, जैसे नीदरलैंड जैसे राज्य यहाँ पर बना दिए गए हैं। अब नेपोलियन द्वारा जर्मनी में बनाए गए 39 राज्यों का जो महासंघ था, इनके द्वारा बरकरार रखा। देखो, जर्मनी के अंदर जो नेपोलियन था उसके द्वारा 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था, उसको इन्होंने बरकरार रखा। रूस को पोलैंड का एक क्षेत्र तथा प्रशा को शैक्षणिक का एक हिस्सा दिया गया। इसका एक मुख्य उद्देश्य था, इस जो सम्मेलन है या जो 1815 की जो वियना की संधि थी, इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि जो यूरोप है उसमें राजतंत्र को वापस से स्थापित करना। जो नेपोलियन के द्वारा जो राजतंत्र को हटा दिया गया था उसे पुनः स्थापित करना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। 1815 में बनी रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। देखो, 1815 में जो रूढ़िवादी सरकारें बनी ये ज़्यादातर निरंकुश थी। ये लोग आलोचना सहन नहीं कर सकते थे। जब इनकी लोग आलोचना करते थे तो ये लोग आलोचनाओं को सहन नहीं कर पाते थे। इनके द्वारा सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होती है? अगर आपको कुछ भी अगर छापना है ना, जैसे अखबार छापना है या किताब छापनी है या नोटंकी भी करनी है या आपको गीत लिखे हैं उनको लोगों तक फैलाना चाहते हैं, तो इन सब को मास लोगों तक, ज़्यादातर लोगों को फैलाने से पहले आपको सेंसर डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस किताब को हम बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो सेंसरशिप लगा दी। अब इससे क्या हुआ? अखबार, किताबों, नाटकों तथा जो गीत होते थे उन पर नियंत्रण लग गया। अतः उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रेस की आज़ादी के मुद्दों को मुख्यतः से उठाया गया। तो अब इन जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे इनके पास एक मुद्दा हो गया सेंसरशिप। मतलब ये लोग चाहते थे कि जो प्रेस की आज़ादी है इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठाया जाए। अब क्रांतिकारी, तो देखिए 1815 के बाद उदारवादी राष्ट्रवादियों ने गुप्त तरीकों से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। देखो, जैसे ही रूढ़िवादी सरकारें आई तो जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने गुप्त तरीकों से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। क्रांतिकारी होने का मतलब था वियना की जो संधि थी, 1815 की जो वियना की संधि थी उसका विरोध करना। स्वतंत्रता तथा राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य से था। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता तथा राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया था। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे ज्यूसेप्पे मेजीनी। ज्यूसेप्पे मेजीनी एक क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। ये कार्बोनेरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बना। लुगुरिया में क्रांति करने के कारण इन्हें निष्कासित कर दिया गया था, अपने देश से निकाल दिया गया था। इसके द्वारा दो गुप्त संगठनों की स्थापना की स्थापना की गई थी। मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। तो मार्सेई में तो यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक दो गुप्त संगठनों की स्थापना की गई थी। याद रखना, बहुत सी बार पेपर में आ जाता है। मेजीनी के अनुसार मेजीनी क्या कहता है कि
ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। मेजिनी का एक कोटेशन था, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की एक प्राकृतिक इकाई है। मेजिनी द्वारा राजतंत्र का विरोध किया गया तथा प्रजातांत्रिक गणतंत्रों की स्थापना पर बल दिया गया। जो मेजिनी था, इसके द्वारा राजतंत्र का विरोध किया गया, राजतंत्र का विरोध किया, और जो प्रजातांत्रिक गणराज्य थे या गणतंत्र थे उनकी स्थापना पर इसके द्वारा बल दिया गया। मेटरनिक ने इसके बारे में क्या कहा? जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसके द्वारा इसके बारे में क्या कहा गया, मेजिनी के बारे में क्या कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक जो दुश्मन है यही है क्रांतियों का युग। जो 1830 से 48 के बीच जो क्रांतियां हुई उसके बारे में। तो जैसे जैसे रूढ़िवादियों ने अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप में उदारवाद और क्रांति को आपस में जोड़कर देखा जाने लगा। और यूरोप में कौन कौन से देशों में ये सब हुआ? इटली, जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड, पोलैंड आदि कुछ ऐसे क्षेत्र थे। क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, और इन उदारवादी राष्ट्रवादियों में कौन आते थे? शिक्षित मध्यम वर्ग, जिनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क आदि शामिल थे। तो प्रथम विद्रोह देखते हैं, प्रथम विद्रोह कैसे हुआ? तो 1830 में फ्रांस में हुआ। पहला जो विद्रोह है 1830 में फ्रांस में हुआ। 1815 में हमने देखा था कि जो रूढ़िवादी थे उनके द्वारा वियना की संधि के तहत जो बुर्बो वंश का शासक था वो पुनः बना दिया था। तो उसे हटाकर अब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। फ्रांस को अब संवैधानिक राजतंत्र बना दिया, और इसका जो अध्यक्ष था वो लुई फिलिप को बनाया गया। मेटरनिक का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है। फ्रांस जब चीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन था जो मेटरनिक ने कहा था, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था उसने कहा था, बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है। तो जुलाई क्रांति से जो ब्रसेल्स है वहाँ पे भी विद्रोह हो गया। फलस्वरूप यह यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो 15वीं शताब्दी से जो यूनान है वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा है। ओटोमन साम्राज्य कौन था? तो ये जो टर्की वाला एरिया है जहाँ पर मुस्लिम जो खलीफा है वो शासन करता था, तो वो इससे रिलेटेड था। 1821 से यूनान में भी आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जो यूनान है ना वो प्राचीन सभ्यता होने के कारण पश्चिमी यूरोप की जो सहानुभूति इसके साथ थी। तो जो यूरोप था उसकी सबसे प्राचीन सभ्यता यूनान को माना जाता है। यूनानी सभ्यता को यूरोपियन सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो जो यूनान की सभ्यता थी उसको यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इस प्रकार एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान ने संघर्ष शुरू कर दिया। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो याद रखना कि जो यूनान है उसको किस संधि के तहत मुक्ति मिली? तो 1832 में जो कुस्तुनतुनिया है उसकी संधि के साथ यूनान क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। आगे देखिए, यूनानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। इसके तहत क्या होता है कि जो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं अपितु संस्कृति का भी इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो यूनानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद है उसका विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होता, बल्कि संस्कृति का भी इसके निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की है, साथ ही भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर भी जोर दिया है। योहान गोटफील्ड जो जर्मन दार्शनिक थे ने सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में तथा राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्यों और लोक नृत्यों से प्रतीत होती है, ये बताया। अब देखते हैं अपन पोलैंड का उदाहरण लेते हैं। जो पोलैंड था उसको 18वीं सदी में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने विभाजन कर लिया था। साथ ही ये एक स्वतंत्र क्षेत्र भी नहीं रहा था, परंतु संगीत और भाषा से यहाँ पर राष्ट्रीय भावना जीवित थी। तो संगीत और जो भाषा के माध्यम से यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना जीवित थी। मसलन केरोल कुरकुरपिंस्की ने ओपेरा और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। पोलेनेस और माजुरका आदि लोक गीतों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। इन लोगों ने जो पोलेनेस और माजुरका था उस राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इन लोगों के द्वारा बदल दिया जाता है। और भाषा ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका
भूमिका निभाई। रूस वाला जो हिस्सा है पोलिश भाषा के स्थान पर जबरदस्ती रूसी भाषा को स्कूलों और बाकी की जगहों पर थोपा गया। जो रूस वाला हिस्सा है पोलैंड का, वहाँ पर पोलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा को जबरदस्ती थोपा गया, चाहे वो स्कूल हो या और कोई जगह पे हो। रूस के विरुद्ध 1831 में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, लेकिन इसको कुचल दिया जाता है। परंतु चर्च और धार्मिक जो शिक्षा थी उसमें पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक पादरियों को जेल में भेज दिया गया और बहुत सारों को तो सजा के तौर पर साइबेरिया भी भेज दिया गया। लेकिन जो पोलिश भाषा है रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का एक प्रतीक बनी। वो कठिनाइयां और जन विद्रोह। तो 19वीं सदी के प्रारंभ में जो यूरोप था वहाँ पर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। अधिकतर देशों में रोजगार कम व नौकरी ढूंढने वालों की जो संख्या थी वो ज्यादा हो जाती है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे थे। कृषक सामंतों के शुल्कों के बोझ तले दबे थे। किसी वर्ष अगर फसल खराब हो जाती थी तो भयंकर गरीबी फैल जाती थी। 1848 में बढ़ती बेरोजगारी तथा खाने पीने की वस्तुओं की कमी के कारण लोग पेरिस में सड़कों पर उतर जाते हैं और जगह जगह पर जाम लगा देते हैं। इन सबको देखकर जो लुई फिलिप था वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। और जो राष्ट्रीय सभा होती है उसने फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया और इसके साथ ही जो 21 वर्ष से ऊपर के जो सभी पुरुष थे उनको मताधिकार दे दिया। 21 वर्ष जिसकी हो गई उन सबको क्या दे दिया, मताधिकार दे दिया। अब इनके द्वारा राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। जो सिलेसिया था वहाँ पे 1845 में ठेकेदारों के विरुद्ध बुनकरों ने विद्रोह कर दिया, परंतु सेना की मदद से बाद में इस विद्रोह को दबा दिया जाता है और लगभग 11 जो बुनकर हैं उनको गोली मार दी जाती है। 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में अनेक यूरोपियन देशों में मजदूरों, किसानों के साथ साथ पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग भी क्रांति कर रहे थे। फरवरी 1848 में फ्रांस में राजतंत्र की जगह गणतंत्र बना जो सभी पुरुषों को मताधिकार देता था। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य में मध्यम वर्ग के लोगों ने संविधानवाद को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया। राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की आजादी जैसे सिद्धांतों पर होगा। इन्होंने क्या कहा कि जो राष्ट्र राज्य होगा ना हमारा, वो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की आजादी जैसे सिद्धांतों पर होगा। फ्रैंकफर्ट शहर जो जर्मनी में स्थित है, वहाँ पर अनेक राजनीतिक दलों ने मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया और 18 मई 1848 को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, लगभग 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे, उन्होंने जुलूस के साथ फ्रैंकफर्ट संसद में पद ग्रहण किया। ये फ्रैंकफर्ट संसद जो थी वो सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। एक संविधान का प्रारूप बनाया गया इनके द्वारा। इसमें राजा को संसद के अधीन रहना होगा। प्रसा के राजा जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे, उनको प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा आमंत्रण भेजा, लेकिन जो प्रसा का राजा था उसने इसे मानने से इनकार कर दिया और साथ ही जो विरोधी राजा थे उनके साथ ये मिल जाता है। संसद में मध्यम वर्गों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था। मजदूरों, कारीगरों की मांगों का विरोध करने के कारण जो मध्यम वर्ग है उसके द्वारा मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध करने के कारण इनका जो समर्थन था वो खो देता है। अंत में सेना की सहायता से इसे भंग कर दिया जाता है। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार। जो महिलाएं थी इन्होंने आंदोलन में शुरुआत से बड़ी संख्या में भाग लिया था। अपने राजनीतिक संगठन इनके द्वारा बनाए गए थे, खुद के अखबार निकाले गए थे इनके द्वारा, राजनीतिक बैठकें इनके द्वारा की गई थी। इन सब के बावजूद भी इनको मताधिकार से वंचित रखा गया। और जो फ्रैंकफर्ट संसद थी जो सेंट पॉल चर्च में हुई थी, उसमें तो इन्हें केवल दर्शक दीर्घा में देखने के लिए खड़ा किया। 1848 में रूढ़िवादियों ने उदारवादी आंदोलन को दबा दिया, परंतु पहले के जैसी व्यवस्था अब नहीं रही। देखो 1848 में जो रूढ़िवादी थे उन्होंने उदारवादियों के आंदोलन को तो दबा दिया, लेकिन जो पहले जैसी बात थी वो अब नहीं रही। इनको लग गया था, जो रूढ़िवादी थे इनको लग गया था कि कुछ रियायतें देकर ही इस क्रांति से मुक्ति पा सकते हैं। अतः रूस और हैब्सबर्ग वाले क्षेत्रों में भूदासत्व तथा बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता दी। तो अगला जो टॉपिक है हम जर्मनी और इटली का निर्माण।
आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो देखिए किस तरीके से जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? जर्मनी में किस तरीके से सेना के द्वारा एकीकरण किया गया है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो जर्मनी को 1848 में जो निर्वाचित संसद थी, फ्रैंकफर्ट की जो निर्वाचित संसद थी, उसके द्वारा 1848 में राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब राष्ट्रीय एकीकरण की जो जिम्मेदारी है प्रशा के पास आ जाती है। प्रशा जो है वो एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था जर्मनी का। पहले जो वर्तमान जर्मनी है उसका एक बहुत ही पावरफुल स्टेट हुआ करता था, तो उसके पास आ जाती है। राष्ट्रीय एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क जो प्रशा का प्रमुख मंत्री था, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा। इसे जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। जो ओटोमन बिस्मार्क है उसको जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 7 वर्षों के दौरान लगभग 3 युद्ध इनके द्वारा लड़े गए और जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसकी प्रक्रिया को इन्होंने पूरा किया गया, और ये जो तीनों युद्ध है इनके द्वारा जीते गए थे। जनवरी 1871 में वर्साई जो फ्रांस में स्थित है वहां पर समारोह किया गया और प्रशा के जो राजा विलियम फर्स्ट है उनको जर्मनी का नया सम्राट घोषित किया गया। नए जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी जो व्यवस्था है उनको आधुनिक किया गया। इटली 19वीं सदी के मध्य तक जो इटली है वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, और जो सार्डिनिया पीठ माउंट है वहां पर इटली का राजघराना है उसका शासन हुआ करता था। उत्तरी भाग जो है इटली का उस पे हेब्सबर्ग के जो शासक है, ऑस्ट्रिया के जो हेब्सबर्ग शासक है वो शासन करते थे, उनके अधीन था ये। मध्य भाग पोप के कंट्रोल में था या उनके अधीन था। जो दक्षिणी भाग है वहां पर स्पेन का जो बुर्बोन शासक है उसके अधीन ये दक्षिणी वाला भाग था। 1830 में जूसेपे मेजीनी ने इटली को एकीकृत करने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इसके द्वारा यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। जो मेजीनी है उसके द्वारा गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था यंग इटली, और एक यंग यूरोप भी बनाया था। अब इटली को एक करने की जो जिम्मेदारी है वो सार्डिनिया पीठमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल के पास आ जाती है। इसका एक प्रमुख मंत्री होता है कावूर। इसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो फ्रांस है उसके साथ कूटनीतिक संधि की इसके द्वारा, और 1859 में ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया गया। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। और इस युद्ध में गैरिबोल्डी है उसका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा, उसने इसका नेतृत्व किया। और 1860 में 2 सिसिलियों के राज्य में इसके द्वारा प्रवेश किया गैरिबोल्डी के द्वारा, और स्थानीय किसानों की मदद से स्पेन के शासक थे उनको यहाँ से हटाने में मदद की, या ये सफल रहा। इमैनुएल को 1861 में एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। अब देखो एक बार हम देख लेते हैं जो गैरिबोल्डी है उसके बारे में। जूसेपे गैरिबोल्डी तो इटली के स्वतंत्रता संग्राम में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नौसेना में ये एक नाविक था। 1833 में ये मेजिनी का गुप्त संगठन था यंग इटली, उससे जुड़ता है। 1834 में पीठमोंट में विद्रोह इसके द्वारा किया जाता है। इसके फलस्वरूप इसे देश से निकाल दिया जाता है और इसे अमेरिका जाना पड़ता है, और 1848 तक ये अमेरिका में ही रहता है। 1854 में विक्टर इमैनुएल सेकंड का इसके द्वारा समर्थन किया जाता है। 1860 में इसने दक्षिण इटली का अभियान किया, जिसे एक्सपेडिशन ऑफ 1000 का, हजारों लोगों का अभियान। इस अभियान में इसे साथ बहुत सारे स्वयंसेवक जुड़े जिन्हें रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। 1867 में ये स्वयंसेवक जो पेपल राज्य है, जो पोप के जो अंडर में जो एरिया आता है पोप वहां पे जाते हैं। साथ ही फ्रांस की सेना दोनों से मिलकर ये युद्ध करते हैं, परंतु सफल नहीं हो पाता है। पेपल स्टेट और जो फ्रांस की सेना है उनके साथ ये युद्ध करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। अब देखते हैं अपन ब्रिटेन की अजीब दास्तान। विद्वानों का मानना था कि जो ब्रिटेन है वहां पर राष्ट्र राज्य का जो निर्माण है वो अचानक से नहीं हुआ है। ये जो राष्ट्र राज्य है ये लंबे समय की प्रक्रिया है, उसका परिणाम है। अब देखते हैं अपन ब्रिटेन द्वीप समूह। वहां पर किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके की एथेनिसिटी है। तो अगर अपन ब्रिटेन की बात करें तो वो 4 द्वीप समूह से मिलकर बना है। एक में अंग्रेज रहते हैं जो इंग्लैंड कहलाता है। दूसरे में वेल्स पीपल रहते हैं जो वेल्स वाला एरिया है। तीसरे में स्कॉट जो स्कॉटलैंड वाला एरिया है। और चौथा है आयरिश, जहाँ पर जो आयरलैंड द्वीप समूह है वहाँ पे आयरिश लोग रहते हैं। अब इन सब में राजनीतिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं है वो सब अलग है। इन सब में राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं अलग अलग है। क्या होता है कि जैसे जैसे अंग्रेजों के पास पैसा बढ़ता जाता है तो ये बाकी के जो
द्वीप समूह है उस पे अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। लंबे समय के संघर्ष के बाद 1688 में जो इंग्लैंड की संसद थी उसके पास सत्ता आ जाती है। राजा के पास से सत्ता हटके इंग्लैंड की संसद के पास आ जाती है। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट होता है जिसे एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों को मिलाकर, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर किस नाम से जाना गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना गया। लेकिन इसमें इंग्लैंड का दबदबा हमेशा रहा और इस जो स्कॉटलैंड की संस्कृति है उसको दबाया जाता है। अब देखने वाले हम आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड में जो क्रिश्चियन लोग हैं, हालांकि यहाँ पर भी क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो क्रिश्चियन लोग भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। दो वर्गों में विभाजित है ये, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक है, आयरलैंड में कैथोलिक ज़्यादा लोग हैं, मतलब मेजोरिटी में है या बहुसंख्यक है, और जो प्रोटेस्टेंट है वो कम लोग हैं और वो क्या है, अल्पसंख्यक है। लेकिन इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट कम है लेकिन इंग्लैंड में ये प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं कि जो आयरलैंड पर प्रभुत्व जमाने के लिए हमेशा प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते रहते हैं। कौन? इंग्लैंड वाले। तो इसके खिलाफ विद्रोह भी होता है। 1798 में वॉल्फ टॉन और यूनाइटेड आयरिश मैन ने मिलकर आंदोलन किया, लेकिन बाद में इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। 1801 में आयरलैंड का बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया जाता है। जो 1801 है उसमें जो यूनाइटेड किंगडम है उसको बलपूर्वक मिला लिया जाता है। जो इंग्लैंड है उसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया जाता है। अंग्रेजों की संस्कृति इन सब पे हावी रही। जो सारे द्वीप है वहाँ पे अंग्रेजों की संस्कृति हमेशा हावी रही। यूनियन जैक जो ब्रिटेन का झंडा है वो बनाया गया। गॉड सेव अवर नोबल किंग यहाँ का राष्ट्रगान है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की दास्तान थी। अब हम देखने वाले हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं सदी में जो कलाकार है उनके द्वारा राष्ट्र को एक नारी के रूप में चित्रित किया। 18वीं और 19वीं सदी जो थी उसमें कलाकारों ने राष्ट्र को एक नारी के रूप में चित्रित किया। फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को नारी का एक रूप दिया। बहुत सारे प्रतीक देखने वाले हैं अपन। देखो, प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक हमने देखा लाल टोपी या जो टूटी हुई जंजीर है उसे लोग स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। न्याय का प्रतीक महिला जिसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है। एक महिला का पुतला लगा रखा है और उसकी आंखों पर हम ने पट्टी बांध रखी है। हम बहुत सी बार आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, कोई जो कोट उठता है उसमें एक काली पट्टी बंधी हुई होती है महिला की आंखों पे। वो फ्रांस में जो ये महिला थी इसे मारियान नाम दिया। फ्रांस में जो ये महिलाएं होती थी उनको मारियान नाम दिया। 1850 में इसके ऊपर एक डाक टिकट भी चलाया था। जो ये छवि थी, ये जो चित्र था, इसका सिक्कों और डाक टिकट पर भी इसका फोटो लगाया गया था। सिक्कों पे भी इसका फोटो वगैरह लगाया था। तो स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह कौन से होते हैं? स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के ये प्रतीक हुआ करते थे। इसकी प्रतिमा जो मारियावन है उसकी प्रतिमा हर चौराहे पे लगाई गई। वहाँ के हर चौराहे पे, हर सार्वजनिक जगह पे लगाई ताकि जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना बनी रहे या राष्ट्रीय एकता की भावना आए। इसी तरीके से जो जर्मनी है वहाँ पे भी जर्मेनिया राष्ट्र का रूपक बनी। जो जर्मेनिया का चित्र है वो राष्ट्र का रूपक बना। ये ब्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। जो ये जर्मेनिया है ये क्या पहनती थी? ब्लूत वृक्ष है उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी। और जो जर्मनी है वहाँ पर ब्लूत वृक्ष जो होता है उसको वीरता का प्रतीक माना जाता है, वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो अब ये कुछ प्रतीक दे रखे हैं और ये कुछ उनके अर्थ दे रखे हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लेना कि इस प्रतीक का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लेना। अगला हम देखने वाले हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। देखो, जब राष्ट्रवाद बहुत ही ज़्यादा हद तक बहुत ज़्यादा हावी होने लग जाता है, एक्सट्रीम फॉर्म आ जाती है राष्ट्रवाद की, तब आदमी अपने देश से उसकी सीमाओं में विस्तार करने की कोशिश करता है। तो 19वीं सदी के अंतिम दौर में राष्ट्रवाद का मतलब बदलने लगता है। तो 19वीं सदी के जो अंतिम दौर रहा उसमें राष्ट्रवाद का जो मतलब है वो चेंज होने लग जाता है, ठीक है। लोग का जो राष्ट्रवाद है वो अलग टाइप का होने लग जाता है। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले जाते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति उदार थे, अब वो अनुदार होते चले गए।
प्रमुख यूरोपियन शक्तियां आपस में अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ते रहते थे। जो बड़ी बड़ी यूरोपियन शक्तियां होती थी वो अपने अपने एरिया का विस्तार करने के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे। और ये सबसे ज्यादा हमें प्रभाव देखने को मिला बाल्कन क्षेत्र में। बाल्कन क्षेत्र है वो तनाव का प्रमुख क्षेत्र बना। बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते थे? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो, ये लोग शामिल थे। ये जो सारे देश है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो स्लाव नाम से भी जाने जाते थे। इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा रोमन साम्राज्य है उसके कंट्रोल में था। ये सारे देश है, इनका जो बड़ा हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा किसके पास था? ओटोमन साम्राज्य के पास हुआ करता था। बाल्कन क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य का विघटन होने लगता है। जैसे बाल्कन क्षेत्र में भी जैसे राष्ट्र राज्य बनाने के लिए जो राष्ट्रवाद है उसका विस्तार हुआ, तो ये जो ओटोमन एम्पायर था उसका क्या होने लग जाता है? विघटन होने लग जाता है। जो ओटोमन एम्पायर है जो उस पे शासक करता था मुस्लिम जो शासक था खलीफा, वहाँ का धार्मिक गुरु खलीफा शासन करता था। जो आधुनिक जो टर्की है, तुर्की, उसके आसपास वाला ये एरिया हुआ करता था। तो अब देखते हैं आगे। बाल्कन राज्य आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। जो बाल्कन राज्य हैं वो आपस में भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और आपस में ज्यादा से ज्यादा एरिया, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र अपने अधीन करने की वो कोशिश में रहते थे। यूरोपियन शक्तियां जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहती थी। हर जो यूरोपियन शक्ति थी वो चाहती थी कि ये वाला जो एरिया है इसमें मेरा प्रभाव रहे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया था ये। तो अतः इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए। ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारे युद्ध देखने को मिले। जो सारी यूरोपियन शक्तियाँ थी वो अपना प्रभाव यहाँ पे जमाने में लगी हुई थी। फलस्वरूप बहुत सारे युद्ध भी हमारे को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अंत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इसी के कारण युद्ध होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918। इसी की परिणति है, इसी के फलस्वरूप ये युद्ध होता है। अब अनेक देश साम्राज्यवाद का विरोध करने लग जाते हैं। ज्यादातर राज्य स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित कर लिया। पहले जो राष्ट्रवाद था उस वैसा और अब राष्ट्रवाद नहीं रहता है। लोग अपने हिसाब से अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद इनके द्वारा विकसित किया गया और अब राष्ट्र राज्यों का गठन स्वाभाविक और सार्वभौमिक हो गया। अब जो राष्ट्र राज्य बनने की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक हो गई और स्वाभाविक हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। आई थिंक आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।